अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना के मुकाबले हमारा भारत देश आज भी गरीब क्यों है? अब आप बोलोगे भारत अपनी ओवर पॉपुलेशन की वजह से गरीब है। नहीं, लेकिन पॉपुलेशन तो चाइना की भी भारत के बराबर ही है, लेकिन चाइना तो आज बहुत अमीर है। बल्कि भारत तो चाइना से 2 साल पहले 1947 के अंदर ही एक देश बन चुका था, बल्कि चाइना तो 2 साल बाद 1949 के अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। और उस टाइम 1949 के अंदर चाइना और भारत दोनों बिल्कुल गरीब थे, एक जैसे ही थे। लेकिन आज 75 ईयर्स बाद में चाइना एक विकसित देश बन चुका है और भारत आज भी कई मायनों में गरीब है। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया जो भारत नहीं कर पाया। आइए कंपेयर करते हैं चाइना और भारत के विकास मॉडल को। नाइनटीन 1947 के अंदर भारत आजाद होता है और एक देश बनता है, और उसके 2 साल बाद 1949 के अंदर चाइना भी एक पार्टी से आजाद होता है और एक नया देश द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है। 1949 में चाइना एक कम्युनिस्ट रिपब्लिक बन गया और भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया। दोनों ही देशों ने अपने रीबिल्डिंग की शुरुआत की थी। उस टाइम पर चाइना को माओ जेडंग चला रहे थे और भारत को जवाहरलाल नेहरू। इस टाइम भारत 200 साल के कॉलोनियल रूल से जस्ट बाहर निकला ही था, लेकिन उसके बावजूद भारत की इकोनॉमी चाइना से अच्छी थी। भारत की इकोनॉमी पूरे एशिया में सबसे बेहतर थी। अब आता है कंपैरिजन टाइम। तो फर्स्ट पॉइंट, मेकिंग इकोनॉमी ग्रोथ। माओ जेडंग को एक रिवॉल्यूशनरी लीडर माना जाता था क्योंकि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी, पर वो चाइना को एक प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाने में फेल हो गए। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर की कई ऐसी पॉलिसी बनाई जो काफी घातक साबित हुई। एग्रीकल्चर सेक्टर पूरे तरीके से तबाह हो गया और चाइना के अंदर अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से 1960s के अंदर चाइना के अंदर 15 से 55 मिलियन लोग मारे गए। इसके 2 साल बाद 1962 के अंदर दोनों देशों के बीच में इंडो चाइना वॉर होती है। दोनों देशों का बहुत नुकसान होता है, लेकिन भारत का इस वॉर के अंदर डबल नुकसान होता है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के रूल के अंदर और इस वॉर के अंदर भारत ने लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया। अब जवाहरलाल नेहरू कितने ज्यादा दानवीर थे इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, क्योंकि 1948 की वॉर के अंदर उन्होंने कश्मीर का भी एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दान कर दिया था। फिर 1955 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट को ही रिजेक्ट कर दिया और कहा कि भारत से पहले चाइना इस सीट का हकदार है। वाह नेहरू जी, आप तो गांधी जी से भी ज्यादा महान निकले। फिर 1962 की वॉर के अंदर लद्दाख का हिस्सा भी दान कर दिया, लेकिन नेहरू जी यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने एक और महान दानवीर वाला काम किया। नेपाल के राजा त्रिभुवन बिन विक्रम ने जवाहरलाल नेहरू को एक ऑफर दिया था कि नेपाल को भारत का हिस्सा बना लो, पर महान नेहरू जी ने इस ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया। पर चाइना की लीडरशिप इतनी कमजोर नहीं थी और ना ही इतनी दानवीर थी। उन्होंने अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी दान नहीं किया, बल्कि अपनी मजबूत लीडरशिप से और चालाकी से तिब्बत को भी चाइना का हिस्सा बना लिया। और मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए उसका एक छोटा सा भाग भी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। आज तिब्बत की वजह से चाइना की बॉर्डर सिक्योरिटी काफी बढ़ गई है। चाइना आज तिब्बत से एनिमल से क्रॉप को एक्सपोर्ट करके पैसे कमाता है, तिब्बत के टूरिज्म से पैसे कमाता है। इसी तरह अगर नेहरू जी ने भी नेपाल, पीओके, अक्साई चीन को दान नहीं किया होता तो आज वो भी भारत के लिए बहुत फायदेमंद होते। भारत की बॉर्डर को आज जितना भी खतरा है वो पीओके और अक्साई चीन से ही है। अगर जवाहरलाल नेहरू ने ये दान नहीं किए होते तो आज भारत की बॉर्डर काफी हद तक सेफ होती। इसलिए ये जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा फेलियर था, जिसका हर्जाना इंडिया आज भी चुका रहा है। फिर 1976 में माओ जेडंग की डेथ हो जाती है और चाइना के नए प्रेसिडेंट बनते हैं डेंग शाओपिंग, और इसी के बाद शुरू होती है चाइना की विकास यात्रा। फिर 1982 में चाइना ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अपना मार्केट ओपन कर दिया, जिससे चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ने लगा। चाइना ने एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टेट के कंट्रोल से बाहर कर दिया, जिस वजह से किसान अपनी फसलों को जहां चाहे जैसे चाहे बेच सकते थे। ये कदम चाइना के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ा सुधार आया। अब चाइना ने तो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार के लिए नए लॉ बना दिए थे, लेकिन भारत सरकार अभी भी ब्रिटिशर्स के बनाए हुए रूल को ही चला रही थी। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने तो सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल बनाए, जिससे प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल ही खत्म हो गया। जिससे क्या हुआ, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आए। अब आता है पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर।
चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर हेवीली इन्वेस्ट किया और यह पॉलिसी चाइना के लिए काफी बेहतरीन साबित हुई और आज भी चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर हेवीली इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल ही ले लो, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसमें चाइना अपने मार्केट को मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप से कनेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि चाइना का मार्केट पूरी दुनिया के लिए इजीली एक्सेसिबल बन जाएगा, जिससे चाइना की एक्सपोर्टिंग पावर और भी ज्यादा बढ़ेगी और चाइना की इकोनॉमी आखिरकार ग्रो होगी। लेकिन फाइनली अब भारत भी पीछे नहीं रहा। अभी रिसेंटली G20 की मीटिंग के अंदर भारत ने भी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर अनाउंस किया है, जिससे भारत की भी एक्सपोर्टिंग पावर बढ़ने लगेगी और इंपोर्ट का जो टैक्स लगता था वो कम होने लगेगा। लेकिन भारत तो आज जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना इन्वेस्ट कर रहा है, वरना पहले की सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना इन्वेस्ट नहीं किया। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आजादी के 50 इयर्स बाद तक भारत सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुल जीडीपी का सिर्फ 3% इन्वेस्ट कर रही थी, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित बनाने के लिए रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट जीडीपी की कम से कम 6.5% होनी चाहिए। पर शुरू के 50 सालों के अंदर भारत सरकार सिर्फ 3% इन्वेस्ट करती आ रही थी। पर सोचने वाली बात यह है कि फिर कांग्रेस ने इतना सारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया। अच्छा, याद आया, कांग्रेस ने तो स्कैम पर इन्वेस्ट किया है। जैसे कोयला स्कैम 1.8 लाख करोड़ का, 2G स्कैम 1.7 लाख करोड़ का, चोपर स्कैम 3600 करोड़ का। इसी तरह टाटा ट्रक स्कैम, CWG स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, आदर्श स्कैम, IPL स्कैम, सत्यम स्कैम। स्कैम की कमी ही नहीं है, भरे पड़े हैं स्कैम। तो सोचो, अगर स्कैम का इतना सारा पैसा अगर कांग्रेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया होता तो आज भारत भी विकसित होता। दूसरी तरफ है चाइना, जो 1990s के अंदर ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जीडीपी का टोटल 9% इन्वेस्ट कर रहा था। लेकिन फाइनली अब भारत भी पीछे नहीं रहा। मोदी गवर्नमेंट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हेवीली इन्वेस्ट किया जा रहा है। 2024 के टोटल बजट 40 लाख करोड़ में से भारत सरकार 10 लाख करोड़ से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रही है। मतलब भारत सरकार भी आज अपने टोटल बजट का 30% इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रही है। और ये कितना ज्यादा फायदेमंद है, ये आप खुद खान सर से सुनो। अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है कि अमेरिका विकसित है, बल्कि अमेरिका विकसित ही हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ पे सड़कें अच्छी थी। वरना कुछ 100 करोड़ ज्ञानी ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भारत को डबल हाईवे बनाने की क्या जरूरत है। आगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ही डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अब ये मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की, क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट की जरूरत है। अब आता है थर्ड पॉइंट, सेक्टोरल अप्रोच। 1970s तक भारत और चाइना की इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक प्रॉब्लम बिल्कुल एक जैसी थी, ना कोई आगे था और ना कोई पीछे। लेकिन 1980s के बाद चाइना ने अपनी चीप लेबर को यूज करने के लिए इंडस्ट्रीज ओपन करना शुरू किया, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ओपन करना शुरू किया, जिससे इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर में चाइना को बहुत इन्वेस्टमेंट मिली। इसके बाद चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए नियम कानून को थोड़ा इजी बना दिया। इन्वेस्टर्स को चीप लेबर तक पहुंचाने के लिए एरियाज को मार्क किया गया, जिससे चाइना को और भी बड़ी इन्वेस्टमेंट मिलने लगी। चाइना की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी और आज चाइना एक्सपोर्टिंग हब बन चुका है। इसके दूसरी तरफ भारत के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन काफी लेट बनाए गए और जब तक चाइना एक एक्सपोर्टिंग हब बन चुका था, इस वजह से भारत को इन्वेस्टमेंट कम मिली और भारत ग्रो नहीं हुआ। और इस टाइम पर चाइना को ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिल रही थी, तो चाइना और भी ज्यादा ग्रो हो रहा था। अब अगला पॉइंट आता है मिलिट्री रिफॉर्म्स। भारत और चाइना की 1962 के अंदर जब वॉर हुई तो भारत इस वॉर को हार गया और भारत ने अपना 37,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया गंवा दिया। इस वॉर के अंदर हार का ये कारण माना जाता है कि भारत ने अपनी एयर फोर्स को यूज ही नहीं किया और जब चाइना भारत के अंदर घुस रहा था तब नेहरू जी ने ध्यान भी नहीं दिया। भारत ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन चाइना अपने मिलिट्री फोर्स पर बहुत ध्यान देता है। चाइना ने 1962 की वॉर के बाद अपनी आर्मी के अंदर कई मिलिट्री रिफॉर्म्स लेकर आए और अपनी आर्मी फोर्स को मॉडर्नाइज किया, जिससे चाइना किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी थ्रेट को हैंडल करने में काफी ज्यादा एफिशिएंट हो गया। दूसरी तरफ था भारत, जो उस टाइम पर भी वर्ल्ड वॉर 2 के मिलिट्री मॉडल को ही फॉलो कर रहा था और अभी आर्मी का मॉडर्नाइजेशन तो भारत के लिए बहुत दूर की बात थी। लेकिन फाइनली 2000 के बाद जाकर भारत के अंदर भी मिलिट्री रिफॉर्म्स आने लगे और मिलिट्री की पावर बढ़ने लगी और आज 2024 में जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा 6 लाख करोड़ मिलिट्री डिफेंस के लिए लगाए जा रहे हैं। फिर आता है अगला पॉइंट, एनर्जी।
एनर्जी किसी भी कंट्री के सर्वाइवल और प्रोग्रेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये एनर्जी जिससे बनती है कोयला और ऑयल ये लिमिटेड है। हर डेवलप कंट्री ने काफी टाइम पहले ही एनर्जी बनाने के लिए ऑयल और कोयले का अल्टरनेटिव यूज करना शुरू कर दिया। जैसे चाइना ने बहुत पहले से ही कोयले से अपनी डिपेंडेंस को कम कर दिया और ग्रीन एनर्जी के लिए सोलर पावर प्लांट की ओर शिफ्ट कर दिया। आज चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर है, लेकिन भारत ने सही टाइम पर ऐसा नहीं किया। यानी 90s के टाइम पर भारत दूसरे देशों से ऑयल और कोयला खरीद कर उनसे एनर्जी बनाता था, जिससे भारत के अंदर पोल्यूशन बढ़ता ही जाता था और इंपोर्ट की वजह से इकोनॉमी पर दबाव पड़ता था। 90s के बाद चाइना ने अपने देश के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पुश किया और पोल्यूशन को और भी ज्यादा कम कर दिया। लेकिन फाइनली अब भारत भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ रहा है और आज भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है और आज भारत सोलर एनर्जी के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन भारत तो ये आज कर पाया है, वरना चाइना ये काफी टाइम पहले ही कर चुका है। इसी वजह से तो चाइना में पोल्यूशन इतना ज्यादा कम है। बस यही प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें भारत आज जाकर करने लगा है और चाइना ये काफी टाइम पहले ही कर चुका है, इसलिए चाइना विकसित है। लेकिन पहले की सरकारें सोती काम करती थी कि देश विकसित होए तो हो जाएगा, बाकी अपने स्कैम तो चल ही रहे हैं। बाकी अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।